हेलो बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री क्लास 12 का पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 2 विलियन। उसमें एक टॉपिक जो होता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को समझ में नहीं होता और याद नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसमें आपका हेनरी का नियम आता है और एग्जाम में बहुत बार जो है क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, हेनरी का नियम क्या होता है। तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना होगा विलेयता। विलेयता एक टॉपिक है, वो समझेंगे तो उसके बाद हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, विलेयता क्या होता है। विलेयता, विलेयता देखिए, कोई भी जिसे हम बोला जाता है कि कोई भी विले ले लिए, विलियन बनाना है हमको, अगर कोई भी विलियन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, एक विले ले लिए, ठीक है, और विलायक ले लिए और मिला दिए, ठीक है, और बोलते हैं कि विलियन बन गया। कितना जगह बोला जाता है कि कुछ भी चीज़ किसी में मिला देने से बन जाता है क्या, विले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज़ लेके विलायक में मिला देने से, जल में घोल देने से विलियन नहीं बन सकता। इसका एग्जांपल जैसे तेल को ले लीजिएगा और पानी में घोल दीजिएगा, सोचिएगा विलियन बन जाएगा, तो नहीं, तेल कभी भी पानी में घुलता ही नहीं है। अगर आप एक सोचिए कि नेफ्थलीन ले लीजिएगा और जल में घुलाइएगा और सोचिएगा कि हाँ हमारा विलियन बन जाएगा, तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी नेफ्थलीन जो है जल में घुलता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, हमेशा हम लोग बोलते हैं तो विलायक का नाम लेते हैं तो हमेशा जल हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। हाँ, मान लिया जाए अगर जल, तो जल एक पोलर जो होता है, पोलर क्वालिटी का होता है, ध्रुवीय क्वालिटी का होता है। जिससे ये क्या करता है, माने कि जितना भी पोलर क्वालिटी वाले जितने भी तत्व माने कि यौगिक होते हैं, उनको घुनाने की क्षमता ये रखता है। तो इसलिए इस जल का ज़्यादा नाम लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल ही सिर्फ है, और भी अगर देखा जाए तो बेंजीन भी क्या करता है, अपने अंदर किसी को घुलता है। बेंजीन भी घुलाने की क्षमता होता है। एसीटोन भी अपने अंदर किसी को घुला लेता है। एसीटोन हो गया, टोल्यूइन हो गया, ये सब और ETC जो होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, विलायक का काम करते हैं। ये किसी और चीज़ को अपने अंदर घुला लेते हैं। और विले में सर जैसे कि क्या हो सकता है, तो विले में तो आपका देखिए, ये अगर देखा जाए तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो ठोस भी हमारा क्या है, विले है। द्रव, ये भी क्या है, विले है। गैस, ये भी क्या है, विले। अब बात है सर, क्या जितना भी ठोस है वो अगर हम विलायक में मिला दें, क्या विलियन बन जाएगा? तो ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ जितना भी ठोस है सबको मिला दें। अगर बालू का हम पानी में मिला देंगे, क्या विलियन बन जाएगा? नहीं बनेगा। या मैंने बताया और एग्जाम्पल में सर, तो कौन से ऐसा जो है तत्व है या यौगिक है जिसको हम पानी में मिला देंगे तो वो क्या विलियन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर सोचने पर आए तो अगर हम दो चीज़ में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। पहला तो सर जो क्या है जो विलियन नहीं बनेगा, ठीक है, विलियन नहीं बनाएगा ठोस में, और क्या है जो विलियन बना देगा। तो बात किया जाए विलियन जो जल में घुल कर नहीं बनाएगा, तो ठोस में अगर बात किया जाए तो नेफ्थलीन हो जाएगा आपका, नेफ्थलीन, ठीक है। एंथ्रासीन भी आता है, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक है। और कौन बनाएगा सर? तो देखो, जो भी ठोस, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी बस समझते चलिए। जो भी ठोस क्या करे, आयनिक बॉन्ड बनाए, ठीक है, आयनिक बंधन बनाए। आयनिक बंधन क्या होता है सर? आयनिक बंधन समझ लीजिए थी कि जैसे कि NaCl की बात लेते हैं। Na क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये क्या हो गया, आयनिक बंधन हो गया। और अगर देखा जाए तो CsCl प्लस माइनस में भी बंधन होता है। KBr है ना, प्लस माइनस होता है। KCl प्लस माइनस, ये सब आयनिक बंधन बोलते हैं। जो भी प्लस माइनस से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं आयनिक बंधन। जो भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, वो कोई भी जल में घुल जाएगा। दूसरा, और सर जल में और कौन घुल सकता है? जो हाइड्रोजन बंधन बनाए। क्या? हाइड्रोजन बंधन। जो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा वो जल में घुल जाएगा। बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो जल में घुल जाएगा। तो अच्छा, मैंने बात किया कि सर पहला बात तो कोई भी विलायक में मिला देने से विलियन नहीं बनता है। विले में 3 चीज़ होता है, ठोस, तरल, गैस। और विलायक में हम बेंजीन सिर्फ जल नहीं लेते हैं, बेंजीन में भी किसी में घुला सकते हैं, एसीटोन में घुला सकते हैं, टोल्यूइन होता है, और ETC और भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। हमें बस इतना नाम याद रखना है। और देखिए, विले में क्या होता है, ठोस में भी हम हर कोई भी ठोस को हम अगर चाहें विलियन बनाना तो नहीं बना सकते। उसमें देखिए, उसमें कुछ क्वालिटी होना चाहिए, जैसे कि आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए वो, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और अगला देखिए, द्रव।
द्रव माने होते हैं लिक्विड। अब लिक्विड में सर क्या सब जितना भी लिक्विड में मिला के बना सकते हैं क्या विलियन? तो ऐसा बात, ये भी बात नहीं है। मैंने अब शुरू में बताया था कि अगर हम तेल को पानी में डालेंगे, तेल क्या है, द्रव है, द्रव को अगर हम पानी में डालेंगे क्या विलियन बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तेल तो अपना अलग हो जाएगा, उसका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, तो पानी से तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर सतह में आ जाएगा। अगर बात किया जाए तो उस पर क्या होता है, तेल में हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, ठीक है। अगर तेल है द्रव में, तो द्रव में बात किया जाए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। द्रव में बात किया जाए तो आपका द्रव में ठोस तो हो गया, आप द्रव, तो देखिए द्रव माने लिक्विड। तो लिक्विड में मैंने पहले भी बताया था इसमें कि लिक्विड में हम लोग जो होते हैं वो, अगर मान लीजिए कि जल है, ठीक है, जल है H2O, ठीक है, जल है, इसमें H2O के अणु है, परमाणु है, सब है। अब इसमें हम लोग को एक और लिक्विड में डालना है, तो लिक्विड डालना है तो पहले बात आप याद रखिएगा, अगर हम जल में जल ही के अणु डालें, या मैंने पानी में फिर पानी डाल दें क्या, और बोल दे कि हाँ पानी है, बन गया जो विलियन। या कोई मान लो कि कोई बोला कि हाँ चीनी पानी हुआ, मतलब कि पानी लाओ, ठीक है, तो बोलेंगे नहीं नहीं पानी नहीं, आपके लिए एकदम विलियन बना के लाते हैं, तो वो खुश हो जाएगा। कहीं चीनी, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो खुश हो जाएगा, कहीं चीनी मिला के ला रहा होगा विलियन बना के, है कि नहीं। क्योंकि देखो चीनी क्या है, विलय है, और पानी क्या है, विलायक, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा विलियन, तो खुश हो जाएगा। लेकिन आप तो करिएगा गड़बड़, वो सोचेगा हाँ पानी द्रव भी हो सकता है, सर जी पढ़ा दी थी विलय तो द्रव भी हो सकता है, तो पानी में पानी मिला दीजिएगा, विलायक भी पानी और विलय भी पानी, लो अब बोले कि सर बन गया विलय। ऐसे नहीं होता, सेम नहीं होगा। देखो जो आपका विलायक है वो कभी भी विलायक में घुलेगा तो फिर क्या विलयन बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो पानी नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा, एसीटोन नहीं होगा, टोल्यूइन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। बाकी सब जितना भी है सब एटीसी जो भी चीज़ है, हम जो द्रव अवस्था में आते हैं उसको हम इसमें घोल सकते हैं। अब बात आए गैस का, ठीक है। गैस क्या होता है, ठीक है, गैस ये लास्ट है, गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा हेनरी का नियम। देखिए गैस में हमारा क्या होता है, गैस में अब बात है सर, गैस में क्या करते हैं हम, कोई भी कितना गैस घुला सकते हैं। इसमें भी हम ठोस में देखिए कुछ ठोस पदार्थ मिलाए थे, कुछ को नहीं मिलाए थे, द्रव में कुछ को मिलाए थे, विलायक में कुछ को नहीं मिलाए थे। गैस में क्या करें, गैस में क्या होता है, इसमें भी कुछ मिलाएंगे सर, कुछ नहीं मिलाएंगे तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जितना भी दुनिया में गैस है, इस दुनिया में पृथ्वी पर जितना भी गैस है, जितना भी आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जितना भी, ठीक है, उस गैस सब जितनी भी गैस है सबको हम पानी में घोल सकते हैं, पानी या विलायक में घोल सकते हैं, ठीक। ये बात आपको याद रखना, मतलब ऑल गैसेज, ठीक है, ऑल गैसेज है ना, सोल्यूबल इन लिक्विड, जितना भी गैसेस है सबको हम पानी में घोल सकते हैं, ये बात हम समझ रहे हैं। अच्छा सर पानी में सबको घोल सकते हैं, ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल बताइए मुझे, ये भी क्वेश्चन बनेगा ना कि सर पानी में जितना भी गैस है सबको पानी में घोल सकते हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ जिस पर गैस घुला हुआ हो बताइए दुनिया में। तो देखिए आप उसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ, क्या बताऊँ, आप लोग उससे मिल भी चुके हैं, मिल क्या चुके हैं, उसको पी चुके हैं, क्या है, पी चुके हैं, मिले नहीं है, पी चुके हैं। देखो पिए कैसे सर, चौंक जाओगे कितना लोग। देखिए अगर मुझसे पढ़े होंगे तो फिर मालूम होगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत आपको। अभी देखिए हम 3 बोतल लेते हैं, ये मेरा पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन देखते हैं बना के, है कि नहीं, बस समझ में आना चाहिए आप सब। कहाँ है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 3 बोतल है, 3 बोतल है। मान लो कि एक हमारा यहाँ पे फंटा आता है, एक फंटा हो गया, यहाँ पे कोका कोला हो गया, कोको कोला है ना, ऐसे करके कुछ होता है कोका कोला है। अब यहाँ पे जो है अगला जो है मान लेते हैं स्प्राइट, ठीक है। हमने 3 पदार्थ लिए, ठीक है। पहला क्या लिया हम लोगों ने, पहला लिया यहाँ पे फंटा कोई है, ठीक है, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है, क्या है,
वो सब ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जो पीने वाला होता है, ठीक। तो हम लोग को बहुत जाते हैं मार्केट में, गर्मी का समय ऐसे चल रहा है, जाते हैं लाइए स्प्राइट लाइए, है कि नहीं, बोतल निकलवाए पिए अपना, फिर वहाँ पे रख दिए, है कि नहीं। या कोको कोला का बोतल ले लेते हैं, आप कोई भी मेहमान वगैरह आता है स्प्राइट पिलाते हैं, लो स्प्राइट पार्टी चल रहा है स्प्राइट का, है कि नहीं। लेकिन उसमें बड़ा मज़ा आता है, पी लेते हैं, मज़ा आता है, लेकिन कभी सोचेंगे कि उसमें क्या मिला रहता है कि नहीं। अगर गूगल में सर्च मारिएगा उसके बारे में, तो उसमें इसके बारे में देगा कि इसमें कार्बोनेट वाटर मिल है, कार्बोनेट वाटर, ठीक है। कार्बोनेट वाटर मतलब वो ऐसे एकदम आपको पूरा नहीं लिखता है वो, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट वाटर लिखता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका CO2, ठीक है, और उसमें भी लिखता है वो, क्या पता है, कंपनी वाला सब लिखता है CO2 में भी प्यूरीफाई, ठीक है, प्यूरीफाई करके CO2 होता है, वो इसमें डालता है। समझ में आया, मतलब कि जो आप ड्रिंक पीते हैं, जो उसमें आप जैसे ढक्कन कोको कोला का ले लिए, और कोको कोला ढक्कन जैसे खोलते होंगे तो ऐसे बबल जैसा उठता होगा, ठीक है, बबल्स, वो बबल्स क्या होती है, ठीक है, उसको फीज भी बोलते हैं, ठीक है, बबल्स उठना, वो जो गैस जो निकलती है, बबल्स जो होती है उसमें CO2 होता है, वो CO2 ऊपर आता रहता है, ठीक है। हम ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है सब में, ठीक है। क्या करते हैं, अगर हम फंटा को खोलेंगे तो इसमें उतना गैस नहीं रहती है, ठीक है, हल्का सा बस थोड़ा सा गैस निकलेगी इसमें से, ठीक है। अगर खोलें तो इसमें से हल्का सा गैस निकलेगी, ठीक। अगर स्प्राइट का देखा जाए तो इसमें खोलेंगे तो करके आवाज़ भी आती है और हल्का सा गैस निकलेगी। लेकिन कोको कोला में क्या होता है, कोको कोला में हम खोलते हैं जैसे ही खूब सारी गैस एकदम धड़ाक से नहीं निकलने लगती है कि नहीं, और जब से हम ऐसे हिला दिए 2-4 बार, उसके बाद खोले तो फिर एकदम पूरा निकलने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि फंटा में जो होता है वो थोड़ा कम गैस निकलती है, स्प्राइट में थोड़ा सा गैस निकलती है, और कोको कोला में ज़्यादा गैस निकलती है कि नहीं। तो इसमें अंदर जो गैस घुली रहती है, कौन सी गैस घुली रहती है, ठीक है। बाकी हम लोग दूसरा में भी ड्रिंक पीते हैं तो उसमें तो गैस ऐसे नहीं निकलती, इसमें कोई गैस घोला जाता है, इसमें ये नहीं कि कोई और पदार्थ से मिलकर बनता है इसलिए गैस निकल रही है, कि ना लोग बोलता है कि कुछ और मिला रहता है, नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ घोला जाता है बाहर से, ठीक है। कौन सी गैस घुली जाती है, तो यही CO2 गैस। अब बात आप में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर हमारा सवाल था सर गैस घुली रहती है तो उस पदार्थ का नाम बताइए जिसमें गैस घुली रहती है। सर तो यहाँ पे तीनों दिखा दिए, और तीनों दिखा दिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि CO2 गैस इसमें घुली है, CO2 गैस घुली हुई है, CO2 गैस अंदर में पूरा का पूरा, ठीक है। तो सिर्फ CO2 ही गैस इसमें क्यों घुली जाती है, बाकी ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब, नाइट्रोजन, ये सब गैस कहीं नहीं खुली रहती है, ये ऑक्सीजन, जबकि बल्कि कि ये जो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो CO2 से ज़्यादा हमें क्या करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा, हेल्दी रहेगा। जबकि जो CO2 घोला जाता है प्यूरीफाई करके, उससे अच्छा ऑक्सीजन घोल दिया जाता है ना, और हमको क्या होता है, हेल्दी बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में करके मुझे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ अगले वीडियो, नहीं तो फिर कभी मैं जो शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग जो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर चलते बने, ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हेनरी का नियम देखो, हेनरी साहब आए, ठीक है, जब प्रॉब्लम कहाँ आई थी तब आए थे वो, ठीक है। जब बोला गया कि ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ी के कारण जो है वो वीडियो का थोड़ा टूट गया था, इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग हेनरी का नियम से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। तो हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने आए और जैसे कि यहाँ पे बातें थे, हम विलेता पढ़ रहे थे। विलेता में क्या, देखिए गैस सभी, मैंने बताया था सभी गैस क्या होते हैं, पानी में घुलाया जा सकता है, विलायक में घुलाया जा सकता है। तो आपके मन में सवाल आया कि सर ठीक है घुला सकते हैं सर, लेकिन CO2 मैंने बताया था बना के कि CO2 ही घुलाते हैं और बाकी सब गैस क्यों नहीं घुलाते। देखिए हम सब गैस को हम विलायक में घुला सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें उसमें दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम जितना दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस क्या होगी, वो जल में घुलेगी, ठीक है। देखते हैं, देखिए यही बात जो है हेनरी साहब ने अपने, ठीक है, थ्योरी में बताया। उनका देखिए जो किताबी भाषा जो होती है बुक की, वो इधर मैंने लिख दिया हूँ। और देखिए उनके बात से क्या स्पष्ट होता है, देखिए गैस की विलेयता, गैस कितनी मात्रा में किसी जल में घुलेगी वो किसके समानुपाती होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, लगाए गए दाब के। जितना हम उस पर दाब लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा गैस किसी भी जल या विलयन में जाके घुलेगी। ये बात कौन बताए थे, हमारे हेनरी साहब बताए थे। अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है।
तो इनसे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी जल में हम जितना दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस उस जल में घुलेगी। ठीक है, अब हेनरी का नियम ये था। अब इनसे एक फॉर्मूला भी आता है, देखिए अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, गैस समानुपाती होगी किसके, दाब के। अगर हम इसको लिखना चाहें गैस की विलेयता, तो ये आपका पी सॉल्यूशंस, ठीक है, समानुपाती और किसके, दाब। तो दाब माने एक तरीके से प्रेशर, माने गैस की विलेयता माने x मोल प्रभाज और इस समानुपाती किसके, प्रेशर के। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, P समानुपाती x। अब यहाँ पे देखिए P समानुपाती x, अगर हम यहाँ पे देखिए समानुपाती का साइन हटाएंगे तो P माने होता है प्रेशर, और ये समानुपाती इक्वल का साइन है तो यहाँ पे KH हमें यहाँ पे स्थिरांक देना पड़ेगा, ठीक है, और ये x है तो x, ठीक। ये हमारा क्या बन जाता है, हेनरीज फार्मूला, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, जिसमें आपको जहाँ ये P मतलब क्या है सर, तो P एक दाब है, ठीक है, दाब, कितना दाब लगाया जा रहा है, ठीक। और KH क्या है सर, KH ये हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है, एक स्थिरांक मान लिया जाता है, ठीक। समानुपाती का साइन, ठीक, ये दर्शाता है कि जितना हम दाब लगाएंगे गैस उतनी मात्रा में घुलेगी, लेकिन हम जितना कम दाब लगाएंगे गैस उतनी मात्रा में नहीं घुलेगी। माने कि इसमें जितना बढ़ाएंगे गैस, जितना दाब लगाएंगे, ठीक है, उतना माने कि गैस घुलेगी, जितना कम दाब लगाएंगे उतना कम घुलेगी, लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, दोनों का मान बराबर कभी नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए एक स्थिरांक दिया जाता है जो सब गैस के लिए अलग अलग होता है, जो उसको हम लोग हेनरी स्थिरांक बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। और ये x मतलब मोल प्रभाज है, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश इसी को बोलते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, इंग्लिश में देखा जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, ठीक है, क्योंकि ईजी है इसको कैलकुलेट करना हमारे। अब देखिए इसमें अगर बात क्या आ जाती है, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये तो मेन फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए पहले आप सब। चलिए देखिए हम लोग जो है हेनरी के नियम में हम लोग देख लिए कैसे उसका फॉर्मूला आया। फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था दाब बराबर, ठीक है, हेनरी स्थिरांक गुना, क्या गुना माने इंटू, यहाँ पे इंटू दे देते हैं, और मोल प्रभाज किसका, गैस का, ठीक। ये हमारा इसका फॉर्मूला था, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये फॉर्मूला हम आगे और देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी का नियम जो था, ठीक है, मैंने उसकी खासियत बताई कि हेनरी का नियम होता है क्या अपने शब्दों में, ठीक है, आप बना के लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो बात रहा आप, ठीक है, कभी बाई चांस आपको याद रखने में मदद करेगा फॉर्मूला, ठीक है। इसका परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि किसी नियत ताप, देखिए कोई एक निश्चित टेम्परेचर पर बोल रहा है, कोई भी निश्चित टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर गैस का मान जो स्थिरांक मान है ना वो बदलता रहता है, ठीक है, इसलिए बोला एक निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा, जो क्या बोल रहा है, किसी नियत ताप पर, निश्चित ताप पर क्या होगा कि किसी द्रव में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा, माने किसी द्रव, कोई लिक्विड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई ले लिया, ठीक है, बर्तन, और इसमें क्या है, जल है, ठीक है, जल है H2 है, ठीक है, द्रव में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इसमें एक तरीक़ा से पैक कर देते हैं इसको, और यहाँ पे गैस भेज रहे हैं, गैस डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, गैस इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कि कहने का मतलब क्या है परिभाषा के, कि कोई ताप, अगर किसी ताप, एक निश्चित ताप बोले या नियत ताप बोले, बात सेम है, कि नियत ताप है या निश्चित ताप पर जब हम किसी, ठीक है, द्रव में घुलनशील गैस को जब हम डालते हैं इसके अंदर, वैसे तो सब गैस घुलनशील ही होती है, माने गैस को जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो वो उसके दाब के, माने इसमें जो गैस जितना दाब लगा के हम डाल रहे हैं, तो जितना दाब लगा रहे हैं उसी के आंशिक क्या होगा, आंशिक दाब के समानुपाती होगा। आंशिक दाब के मैंने कहने का मतलब है कि हम जितना दाब देंगे उतना मात्रा गैस की मात्रा घुलेगी। ये नहीं कि हल्का सा दाब दिए लो पूरा गैस की मात्रा सब अंदर जाके घुल गई, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा हम देंगे तो थोड़ा घुलेगा, जितना हम देंगे उतना घुलेगा। एक सवाल आपके मन में और उठना चाहिए, सर अच्छा ऐसा हो कि इसके अंदर हमारे, ठीक है, मोल्स ऑफ गैस हो, मोल्स ऑफ, ठीक है, किसके हो, पानी के हो, ठीक, पानी के इसमें मोल्स है, ठीक है, गैस के मोल्स है इसके अंदर है, ठीक है। तो
तो अब हमारा क्या सवाल बनता है सर, अगर हम बहुत अनंत तक बहुत दाब लगाए रहे, इसमें खूब दाब लगाएंगे, गैस खूब मात्रा में इसके अंदर खूब घोले गैस, इसमें खूब गैस डाले, खूब दाब लगा के घोले, तो कहीं ऐसा हो कि इसके अंदर जिसमें वाटर के मोल्स होंगे, वाटर है ना, NW, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के जितने मोल्स होंगे वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे कम हो जाए, तो किससे, नंबर ऑफ गैस के जो अणु हैं उनसे कम हो जाए, किसके, वाटर के। माने इसमें जो पानी था वो पानी के जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, H2, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाए, गैस जितना डाल रहा है N2 से क्या हो जाए, ऑक्सीजन से या CO2 से क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। मेरे कहने का क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये बनता है ना कि हाँ सर जितना दाब लगाएंगे उतना गैस इसमें पानी में घुलेगा, तो अच्छा ऐसी बात है, तो हम आनंद तक खूब दाब लगाएं तो सब पूरी गैस इतनी घुला दे इसके अंदर कि पानी से ज़्यादा क्या हो जाए, गैस हो जाए, कहने का मतलब ये। तो ऐसा हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आप लोग कुकर के एग्जाम्पल देखते होंगे, अगर घर में हमको सब्जी बनती है तो देखते होंगे कि चावल बन रहा है मान लो, तो सीटी कभी भी आने बेकार, मतलब सीटी नहीं आती है, ठीक है, सीटी खराब हो गई तो क्या होगा, गैस धीरे धीरे भरते जा रही है। अचानक ऐसा होगा कि हम उसको नीचे गर्म कर रहे हैं और खूब गर्म होते होते अचानक ऐसा हो कभी कि सीटी तो आप बाहर निकल नहीं पा रही, सीटी क्यों आती, गैस निकलता है, और गैस निकल नहीं पा रही है, और ऐसा क्यों, अचानक गर्म होते होते क्या होगा, वो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें जितना हम गैस माने कि गर्म कर रहे हैं, मतलब उसमें दाब लगा रहे हैं, गैस भर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें जो है चावल से ज़्यादा गैस भर जाएगा, हैं, चावल कम हो जाए, नहीं। ऐसा होगा इसमें कि चावल जो होंगे ना, अगर कभी भी पानी के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका जो सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है ये फट जाएगा, ठीक है, ये ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वाटर के वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं किसी नंबर ऑफ गैस के, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, कभी भी हम पानी से ज़्यादा इसमें गैस की मात्रा नहीं भर सकते, ठीक है। अगर भरने की कोशिश करेंगे तो वो गैस, वो कुकर हो या कोई बर्तन हो, वो फट जाएगा, ठीक है। ये पहली बात। आप देखिए इसका उपयोग, हेनरी का नियम का उपयोग क्यों करते हैं, अगर देखिए हम इसका देखिए परिभाषा देख लिए सर, ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला कैसे आया ये, ठीक है। और इसके बारे में आप एक बात और, इसका उपयोग देख लेते हैं। अगर इसका उपयोग देख लेंगे तो अगर 5 मार्क्स में आएगा, अगर इतनी बात लिख देंगे तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला है सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक जितना भी हम लोग पीते हैं, सेवन करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, मार्केट में जाते हैं, कोका कोला हो गया, जितना भी हो गया, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ जो भी ड्रिंक वगैरह होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, उसमें CO2 क्या होता है, प्योरीफाई करके डाला जाता है, घोला जाता है, ठीक है। तो उसमें भी जो घोला जाता है, उसमें तो घोलते कैसे हैं, तो उसमें भी घोलने में कौन सा नियम लगता है, यही हेनरी का नियम। हम जितना दाब लगाते हैं उतना CO2 घुलता है, ठीक है। CO2 गैस थोड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके कारण उसको आसानी से घोला जा सकता है। जो मॉलिक्यूल गैस के कारण जितने छोटे होंगे उसको घोलने में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा। ये बात याद रखिए, पहला ये बात। दूसरा क्या है, दूसरा है कि पर्वतारोही को ऊपर चढ़ने पर चक्कर आने लगता है। आप देखिएगा जो भी पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं, वो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनको चक्कर आने लगता है। चक्कर आने का कारण क्या है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे गैस कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है। ये बात तो है कि वहाँ पे ऊपर चढ़ने पर सर ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हो जाता है। देखिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है, ऊपर, लेकिन जितना वो ज़्यादा ऊपर चलते हैं तो चक्कर आने लगता है। ऐसा कारण क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के बावजूद क्यों, उसका कारण देखिए, मेन कारण ये है कि जैसे ही हम लोग पहाड़ पे चढ़े, ठीक, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, दाब, जितना प्रेशर, वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। यहाँ पृथ्वी है, पहाड़ है, अब ये वायुमंडल है, यहाँ पे हम लोग अगर चलना जितना कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, पर्वत और ऊपर होता है कि नहीं, जितना ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, क्या होगा, वायुमंडलीय जो दाब लग रहा था, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब लग रहा था इंसान पर, ठीक है, यहाँ पे तो लग रहा था जितना दाब लग रहा था, इसलिए कारण हमारा ऑक्सीजन हमारे खून में घुला हुआ था, ठीक है, वो घुला हुआ था, जिससे कारण हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, पूरे कोशिका में ले जाता है, और कोशिका में ले जाके क्या करता है, वहाँ पे ATP का दहन होता है, ATP जलता है, जिससे कारण हमें एनर्जी मिलता है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है नहीं घुल पा रहा है। आसिफ चलिए ठीक है, आइए, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अब आप लोग को लग रहा है बाउंस हो रहा था, इसलिए कारण मोबाइल को भी बाउंस हो गिर रहा था, पकड़ ली। चलिए ध्यान देते, देखिए पर्वतारोही, हाँ पर्वतारोही जितना वो पहाड़ पे चढ़ेगा ना तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो लग रहा था हमारे शरीर में क्या होता है, बोला मैंने क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन O2 को लेता है और हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं सबको दे देता है, ठीक है। और कोशिका क्या करती है, उस ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन का क्या दहन करवाती है, जिससे ATP क्या होता है, एनर्जी के रूप में टूटता है, एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। तब क्या होता है, जितना वो ऊपर चढ़ेगा व्यक्ति,
ठीक है। अब इसमें क्या दाब जो लग रहा था वो बहुत कम हो जाएगा, और दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन जो हो रहा था, हमारे शरीर में घुल पा रही थी, वो घुलने के कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं घुलेगा तो एनर्जी का दहन नहीं होगा, एटीपी का दहन नहीं होगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हमें क्या आने चक्कर आने लगता है। अब यही के अपोजिट, ठीक है, यहाँ पर तो पर्वतारोही वाली बात है कि ऊपर चढ़ने पर चक्कर आने लगता है, तो आपको पता चलेगा क्यों आने लगा। अब इसी का अपोजिट बात क्या होता है, गोताखोर। देखिए तीसरा बात क्या लिखा है, गोताखोर को सलाह दी जाती है कि अचानक से ऊपर नहीं आना। ठीक, जो गोताखोर स्विमिंग होते हैं, स्विमर होते हैं, वो क्या होता है पानी के अंदर जाते हैं तो उनको एक सलाह दी जाती है हमेशा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे डायग्राम के अनुसार सब समझते हैं, ठीक है, छोटा है, अगर आपको अगर लगे कुछ बात जल्दी जल्दी तो स्लो करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, जितनी बार देखिए उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, और जो मैं लिखवाता हूँ लिखते भी चलिएगा, हाँ ये बात जरूर रखिएगा, लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगर ये पानी है, ठीक है, पानी है, अगर स्विमर यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, ठीक है, और ये स्विमर तो यहाँ पे स्विम कर रहा है, तो इसमें देखिएगा कि इसको सलाह दी जाती है कि आप अचानक से ऊपर नहीं आ जाइए, ठीक है। स्विमर को सलाह दी जाती है कि आप अचानक से नीचे से ऊपर नहीं आ जाएगा, ऐसा क्यों? तो इसका मेन कारण है, अगर कोई व्यक्ति नीचे जाके पानी में एकदम नीचे वाली सतह में चला गया है तो क्या होगा, अब नीचे में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ है, इंसान पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा घुल गई है। और प्लस में एक बात और, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इस नाम का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसमें 21% मात्र क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्यों, और बाकी अन्य गैस रहती है। अन्य गैस में पहले इसमें क्या रहता था, नाइट्रोजन गैस रहता था, ठीक है। अभी जो कुरकुरे जो चिप्स के पैकेट में होता है नाइट्रोजन गैस वो होता था, लेकिन अब इसके अंदर जो है हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है, उसका कारण मैं बताऊँगा। देखिए क्या होता है ना कि पहले नाइट्रोजन था, इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्यों होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, क्यों ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता, इसका कारण आप लोग बताइए। तो मैंने पहले भी बताया इसका कारण क्या होता है कि देखिए हम लोग पृथ्वी में जब से जन्म लिए हैं तो हमको जो भी वातावरण हमारे आसपास है माहौल में, ठीक है, वो सब जो ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, वो हम लोग सिर्फ शुद्ध, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं कि हम बोल सकते कि हम जो भी लेंगे ऑक्सीजन ही होना चाहिए, ये तो नहीं बोलता। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सारे गैस मिक्स है, ठीक है, वो सब सांस लेते हैं, सबकी मात्रा अंदर जाती है, और पूरे वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आर्गन आता है 0.03% का लगभग में, और 0.02% में हमारा क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, ठीक है। तो सब गैस उसी मात्रा में मिक्स है, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन बसर से क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, लेकिन बाकी सब गैस क्या होती है शरीर में नहीं घुल पाती है, और सब वो बाहर निकल जाती है, सांस के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारा शरीर जो होता है घुला लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गोताखोर है इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में घुल गई, ऑक्सीजन प्लस में इतना प्रेशर पड़ा इस पर कि ये नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी इसमें क्या हो गया, अच्छे से घुल गई है। जब इसके शरीर में अच्छे से घुल गई है, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अचानक ऊपर आने की कोशिश करेगा, जैसे ऊपर आएगा तो क्या होगा कि इस पर जैसे ऊपर आने की कोशिश करेगा व्यक्ति, है ना, अब क्या होगा, इस पे दाब की मात्रा कम होगी, दाब क्या हो गया, कम लगने लगा, जिससे क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके अंदर शरीर में घुला हुआ था तब अचानक धीरे धीरे वैसे वापस निकलने की कोशिश करेगा। और अगर तुरंत ये व्यक्ति ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो घुला हुआ नाइट्रोजन घुला हुआ सब निकलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, बड़े बड़े बबल्स बनने लगेंगे इसके ब्लड में, और जिसके कारण इसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अगर पानी के अंदर हैं और बहुत नीचे चले जाए हैं तो आप ऊपर आइए तो आराम से ऊपर आइए, कि आपका तो धीरे धीरे मेंटेन होते जाए, ये नहीं कि अचानक ऊपर चले जाए, ठीक है। ये पता चला। अब जो है ये गैस जो होता है नाइट्रोजन क्या होती है, उसकी जगह हीलियम गैस घुला जाता है, क्योंकि छोटी गैस है, इसको जो होता है घुलने में क्या होता है कि देखो प्लस फ़ायदा क्या है, नाइट्रोजन गैस हीलियम गैस में घुलने का ये फ़ायदा है कि हीलियम छोटी गैस होती है, हमारे शरीर जितना प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तब जाके हीलियम गैस क्या हो गया, और नाइट्रोजन की अपेक्षा देर में घुलती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की अपेक्षा देर में घुलती है, खूब प्रेशर लगाने पर घुलेगी, जिससे क्या होगा कि इंसान को कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। पहले नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, अब हीलियम भरी जाती है, अब पता चला होगा आपको कारण। चलिए देखिए हेनरी का नियम ये हुआ। अब चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे सब चीज़ को, बात आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बोला करूँ उसको लिख लिया करिए कि आपको बाद में इंटरेस्ट आए उससे पढ़ने में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब
हमारा कुछ नोट्स बातें, देखिए हेनरी का नियम बहुत, देखिए पूरा अगर साथ में लेकर जाए तो ये घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं उसको दम शॉर्ट में बता दूंगा हिंदी के नियम को, और एक्स्ट्रा बार जितना भी कि इससे कुछ भी चीज़ आपको छूटे नहीं, एग्जाम में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आया कि ऑब्जेक्टिव से लेकर अब ठीक है न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं छूटेगा अगर मैं ये बता दूंगा तो, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। देखिए मैंने एक स्लाइड में सब लिखने की कोशिश किया हूँ। देखिए बोल रहा है हमारा कि अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान के एच अलग अलग होता, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हर गैस का अलग अलग जगह अपना अलग अलग मान होता है। O2 ऑक्सीजन का के एच का मान अलग होगा, के एच स्थिरांक अलग होगा, आपके बुक में दिया रहता है के एच स्थिरांक गैस का मान, ये एग्जाम में न्यूमेरिकल देगा तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगा देना है, ठीक है। और उसमें आपको के एच का मान, सर ये पी अगर आपको दाब निकालना है तो के एच का मान आपको खुद देगा। अगर मान लो कि ऑक्सीजन दे तो 1.69 ऐसे समथिंग कुछ दे दिया, ठीक है, के एच का मान। और यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ जो है ये दे आपका जो है क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ये आपको खुद यहाँ पे जो है आपको निकालना पड़ेगा, या मान दे देगा उसको हिसाब से पुट करके गुना करके निकाल लीजिए। या एक फार्मूला ये लगाना होगा, नहीं तो एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब सर ये फार्मूला दोनों एक ही चीज़, ठीक है, बस इसमें क्या अंतर किए हैं कि एक्स जी ठीक है, एक्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पर हमें हेनरी के नियम से क्या पता चला था, हमें हेनरी के नियम से पता चला कि जो दाब होता है ना, दाब वो किसके समानुपाती है, गैस की विलेयता से क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात तो हमें पता चल गया था, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, और गैस की विलेयता मतलब कि सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखो प्रेशर का पी ले लिया अक्षर, और जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज, गैस की विलेयता जो मापते हैं ना हम, विलेयता कितने घुली हुई है, वो मोल प्रभाज में मापते हैं। मोलरता इस सब में भी मापते हैं, लेकिन मोल प्रभाज से क्या होगा, हमें ईजी टू कैलकुलेट होगा, हम ईजी तरीके से हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। मापने की इकाई एक्सजी ले लिए, और समानुपाती का साइन हटाने के लिए हम इक्वल कर देते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक स्थिरांक लगाते हैं, हेनरी का स्थिरांक मैंने बताया था, जैसे क्या बोलते हैं कैच बोलते हैं। हर गैस के लिए अभी पढ़े, हर गैस के लिए अलग अलग मान होता है, क्या हेनरी का स्थिरांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, के एच का मान अलग अलग होगा सब गैस के लिए, ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इधर देखिए समीकरण 1 से P बराबर के एच इंटू एक्स जी। अब देखिए P बराबर के एच इंटू एन जी बटा एन जी प्लस एन डब्ल्यू, ये कहाँ से आया, कंफ्यूजन यहाँ पे फंस गए होंगे आप लोग का। देखिए तो मैंने आपको बताया हूँ कि जो एक्स जी होता है, इसका मतलब एक्स मतलब होता है मोल प्रभाज, और ये गैस का निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक्स जी लिखिए, जी माने होता है गैस। अब देखिए एक्स मोल प्रभाज बड़ा फॉर्मूला होता है कि विलेय का मोल है ना, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन की मोलों की संख्या। तो देखो इसमें विलेय क्या है, तो गैस है, तो इसलिए गैस की मतलब क्या होगा, मोलों की संख्या होगी बटा, अच्छा क्या है किस में घुला है, तो विलियन क्या है, तो विलियन हमारा क्या है, उसमें गैस में घुली हुई है और पानी है, इसलिए क्या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ गैसेज, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, एन जी और एन डब्ल्यू। तो हमेशा यहाँ पे जो है एक्स जी बराबर पूछे तो एक्स जी बराबर ये होता है, ठीक है, विलेय की मोल संख्या, विलेय गैस है इसलिए गैस ऊपर रख दिए, और जो घुला हुआ है तो गैस घुला हुआ, पानी घुला हुआ है, इसलिए एन जी प्लस एन डब्ल्यू होगा। तो एक्स जी की जगह हमने इतना रख दिया वैल्यू यहाँ से, है ना, पुट कर दी यहाँ पे, के एच बराबर के एच इंटू बीच में कुछ नहीं तो इंटू माने क्या होता है गुना। अब देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आए, तो यही फॉर्मूला। अब देखिए ये जो आपका ये है ना यहाँ पर तो बात सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी एन जी लिया हुआ है, एन डब्ल्यू बटा, इसको हम और पलटे मान तो ये हमारा कैसे बन सकता है, देखिएगा अभी इसको और बनाते हैं। अगर इसको और बनाए हम, ठीक है, तो P बराबर हमारा के एच इंटू एन जी बटा एन जी प्लस एन डब्ल्यू है, ठीक है, P बराबर के एच इंटू एन जी मैं नंबर ऑफ गैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखें, हाँ लिखें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट ऑफ जो दी गिवन है ना, कोई भी चीज़ दिया हुआ उसका वेट, और यहाँ पे होता है एम मतलब मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे एन बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट ऑफ गैस बटा मोलिकुलर गैस, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वही लगा देंगे, एन मतलब यहीं पे यही जो वही फॉर्मूला वही लिख देंगे हम यहाँ पे, प्लस एन डब्ल्यू, यहाँ पे भी होगा वेट ऑफ वाटर बटा मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या होगा,
ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर जैसा आ जाएगा, मतलब कि एग्ज़ाम में अगर कुछ आए तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एग्ज़ाम में आएगा, तो देखिए अगर आपको सब मान दिया हुआ है एक्स जी का, के एच का, तो आप इस पर लगा दीजिए, नहीं तो अन्यथा के एच का मान तो देगा हर में, अगर नहीं दिया हुआ है तो अगर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोलिकुलर वेट ऑफ गैसेज, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जो मान दिया होगा वो वाला फॉर्मूला लगा देना, मतलब इसको आपको याद करके रखना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर, मतलब कि हेनरी का नियम जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आज ख़त्म कर दें। देखिए हमेशा याद रखना, मैंने बताया हूँ कि जो मोल जो होंगे, पानी की जो मोलों की संख्या होगी वो गैस की मोलों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिए हुए हैं, बड़ा मुंह खोले हुए हैं इसकी तरफ, मतलब कि ये बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। एन मतलब होता है मोल्स, ठीक है, क्योंकि देखिए हम अगर कोई सामान आटा लेने जाते हैं या तेल लेने जाते हैं तो उसमें केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, वैसे ही अगर पदार्थ के छोटे छोटे परमाणु की बात की जाए, अणु की बात की जाए, तो उसको मोल में मापते हैं, मोल्स, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि हम जो बचपन में पढ़ाया जाता है पदार्थ की जो अवस्था होती है मोल में मापते हैं, किस में मापते हैं, मोल में। तो किसी मोल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको एन से सूचित किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, दिया उसके वजन बटा मोलिकुलर वेट के, ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर इसका यूनिट्स क्या होता है ना, इसका इकाई क्या होता है, तो देखिए इसका एक एटीएम माने एटमॉस्फेरिक जो आपका यहाँ पर होता है एटीएम जो होता है, इसका यूनिट्स होता है, एक एटीएम बराबर 760 mm होता है, 760 mm, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको mm में दे देगा तो एटीएम बनाने के लिए 760 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, याद रखिएगा। या एम इसका यूनिट्स एटीएम भी होता है, mm भी होता है, के बी आर होता है, के माने किलो बार, ठीक है, बार, दाब को हम बार में मापते हैं, ठीक है, दाब को एटीएम में भी मापते हैं, ठीक है। 760 mm मतलब कि वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, इसलिए बोला था 760 mm। कोई भी गैस अगर देखते हैं, अगर वो 760 mm हो जा रही, मतलब कि वो कोई भी जल क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा। अगर हम उसको गर्म किए और उसका तापमान 1 atm में हो जाए, 1 atm एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ जाए, एक मतलब कि एक तरीके से वो गैस बन जाएगा, ठीक है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी द्रव जो होता है, पानी जो होता है, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है 760 mm होता है, ठीक है, याद रखिएगा जल का, ठीक है। एक बात और नीचे, एक पॉइंट और है, बच गई। 1 लीटर जल में मोलों की संख्या कितनी होती है, 55.5 मोल्स होते हैं, कितने होते हैं, 55.5 मोल H2O, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 और 2, देखिए इतना होता है हमारा, इतना मोल्स। अब कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मोल्स में कितने होते हैं, ठीक है, मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या कितनी होगी एक मोल्स में, तो 55.5 को किसे गुना कर देंगे, 6.022 गुणे 10⁻30, एक मोल्स बराबर हमारा होता है 6.022 गुणे 10⁻23, ठीक है, मोल माने अणु की संख्या। आप यहाँ पे 55.5 मोल होते हैं 1 लीटर में, ठीक है, तो 55.5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, इधर एक था, इधर भी 55.5 से गुना कर देंगे, इधर भी 55.5 से गुना कर देंगे, तो वही बात है, इधर भी 55.5 से गुना किए तो इधर भी 55.5 से गुना कर दी, ठीक है, तो हमारा H2O के अणु आ जाएंगे, ठीक है। बस ये बात हुआ, आज हेनरी का नियम समाप्त हुआ आज की वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वाष्प दाब से रिलेटेड फिर आ जाएगा हमारा राउल्ट्स का नियम, ठीक है। चलिए देखने की वीडियो, ठीक है, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, कमेंट में बता दीजिएगा।